अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू डियर स्टूडेंट्स। आज हम द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड जो कि क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है उसका हम दूसरा पार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था ग्लोबलाइजेशन के बारे में। आज हम बात करेंगे फूड ट्रैवल्स के बारे में, और एक टॉपिक आपके सब्जेक्ट में है फूड ट्रैवल्स। फूड ट्रैवल से आपको वर्डिंग से ही पता चला होगा कि कैसे खाने जो है ट्रैवल्स हुए थे। तो खाने ट्रैवल्स होने का मतलब ये नहीं है कि खाना खुद चल के जाते हैं। खाने ट्रैवल्स होने का मतलब ये है कि जब ग्लोबलाइजेशन में पीपल मूवमेंट करते हैं एक से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे जगह में, तो उनके साथ फूड सिस्टम, फूड कल्चर या खाने पीने के जो सिस्टम होते हैं वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आ जाते थे। नूडल्स ट्रैवल्ड फ्रॉम चाइना टू अदर कंट्रीज़। असल में आज हम जो नूडल्स खाते हैं, नूडल्स मतलब जो मैगी की शक्ल में होते हैं, जो बाकी नूडल्स होते हैं, बाकी जो चाइनीज़ फूड्स होते हैं जो कि नूडल्स की शक्ल में होते हैं, वो सब पहले भी और आज भी कहाँ पे था? ज़्यादा तौर पर चाइना में था। तो चाइना से दूसरे कंट्रीज़ में नूडल्स जो है वो ट्रैवल हुआ है। जब लोग चाइना में जाते हैं तो बाहरी जो यूरोपियंस आते हैं वो चाइना में आते हैं, सेंट्रल एशियंस जो आते हैं वो चाइना में आते हैं। आने के बाद चाइना में से चाइना का जो नूडल फूड सिस्टम है वो कॉपी करके ले जाते हैं और अपने उस कॉन्टिनेंट में, अपनी कंट्री में उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो सिल्क रूट से या किसी और रास्ते से गया होगा, या जो ट्रैवलर्स हैं, जो टूरिस्ट हैं, जो एक्सप्लोरर हैं, उन्होंने चाइना का जो नूडल्स हैं वो पूरी दुनिया में लगभग क्या किया? कॉपी करके उसको इंट्रोड्यूस किया। तो सबसे पहले जो नूडल्स का सिस्टम था वो शुरुआत कहाँ से किया था? चाइना में ही हुआ था। कॉमन फूड लाइक पोटैटो, चिल्ली, टमाटो, मैश, सोया वेर इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप एंड इंडिया थ्रू ट्रेड रूट। इसके अलावा जो बाकी खाने हैं ये भी बहुत सारे, इनमें से भी बहुत सारे खाने जो है वो चाइना में ही होते थे। जैसे आपका यहाँ पे पोटैटो हैं, चिल्ली है, टमाटो हैं, मैश हैं, सोया है, इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप एंड इंडिया थ्रू ट्रेड रूट। ये यूरोप और इंडिया में पहुँचा चाइना से, फिर से किस रास्ते से? उसी तिजारती रास्ते से, ख़ास तौर पर सिल्क रूट से। ठीक है, तो ये खाने भी चाइना से ट्रैवल होकर यूरोप में और इंडिया के दूसरे पार्ट्स में पहुंचा है। बिकॉज ऑफ पोटैटो यूरोप कुड ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर। यूरोपियंस जो है वो ज़्यादा पोटैटो की प्रोडक्शन करते थे अपने यूरोप में ही। जो कंटिनेंट है, यूरोपियन कंटिनेंट की अगर हम बात करेंगे तो यूरोपियंस जो है वो ज़्यादा पोटैटो की कल्टीवेशन करते थे, पोटैटो की प्रोडक्शन करते थे, पोटैटो को ही वो ज़्यादा फोकस करते थे, पोटैटो को वो ज़्यादा तरजीह देते थे। इसीलिए वो पोटैटो खाना ज़्यादा पसंद करता था और लोग जो है पोटैटो खा कर ही ज़िंदगी बसर करना चाहता था। अब क्या हुआ फिर? यूरोप में एक कंट्री है आयरलैंड। उसमें क्या हुआ? जब सारे लोग यूरोप के सारे 28-29 कंट्री के जो लोग थे वो पोटैटो पे जब ज़्यादा डिपेंडेंट था, तो आप ही समझ सकते हैं कि हम जब किसी चीज़ पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन जब वो चीज़ हमें जिस टाइम पे नहीं मिलता है तब हमें कौन से प्रॉब्लम्स हो सकता है। यूरोप, Ireland, people became so dependent on potato that after disease destroyed potato crop in mid 1840s, hundreds of thousands of people died of starvation, Irish famine। ठीक है, सीधी सी बात है। यूरोप में एक कंट्री है जिसका नाम है आयरलैंड। मैंने पहले भी कहा कि यूरोप के सारे लोग और बहुत ज़्यादा लोग ज़्यादा डिपेंडेंट थे किस पे? पोटैटो पे। ठीक है, किस पे डिपेंडेंट थे? पोटैटो पे। तो पीपल बिकेम सो डिपेंडेंट ऑन पोटैटो। लोग पोटैटो पे ज़्यादा डिपेंडेंट थे। कौन से लोग? यूरोप के लोग। तो यूरोप में एक कंट्री है आयरलैंड। आयरलैंड के लोग भी पोटैटो पे ज़्यादा डिपेंडेंट थे। लेकिन एक ऐसा साल आ गया, कुछ ऐसे साल आ गया, फ्यू ईयर्स, जहाँ पे पोटैटो को डिजीज़ हुआ। पोटैटो का जो क्रॉप है, फसल है, वो फेल हुआ। सही से पोटैटो का क्रॉप प्रोड्यूस नहीं हुआ 1840 के मिडल में। ठीक है, 1840s के जो 1845 के आसपास है, उस टाइम पे पोटैटो के जो क्रॉप है उसको बीमारी लग गया, सही से पोटैटो का फसल नहीं हुआ। तो जिसकी वजह से हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, हर हज़ार में से 100 सैकड़ों की तादाद में क्या हुआ? लोग जो है स्टारवेशन की वजह से, लोग जो है कहत की वजह से, लोग जो है भूखमरी की वजह से मरने लगा। क्योंकि
अब उनका जो फसल था वो सिर्फ पटाटो था, दूसरे फसल तो वो उगाते नहीं थे, वो खाते भी नहीं थे। लेकिन जिस टाइम पे पटाटो नहीं हुआ उस टाइम पे सारे लोग मर गए। तो इसको हम कहते हैं 1845 के जो आसपास हुआ था, जो आयरलैंड में, जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट में है, इसको हम कहेंगे आयरिश फेमाइन। फेमाइन मतलब कहत, आयरिश मतलब आयरलैंड का कहत, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। कॉन्क्वेस्ट हो गया हमला, डिजीज़ हो गया बीमारी, ट्रेड हो गया तिजारत। अब जो हमला, बीमारी और तिजारत है, इन तीनों का कनेक्शन क्या था, ठीक। यूरोपियन डिस्कवरीड सी रूट एशिया एंड अमेरिका इन 16th सेंचुरी। मैंने पहले वाले टॉपिक में भी, लेक्चर में भी कहा था, फर्स्ट पार्ट में भी इस वीडियो के, यूरोपियंस ने जो है दरियाफ़त किया समंदरी रास्ते, एशिया में भी किया और अमेरिका में भी किया 16वीं सदी में। जो क्रिस्टोफर कोलंबस था वो यूरोप के इटली का रहने वाला था। वो इटली से अटलांटिक ओशन पार करके कहाँ चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं और अमेरिका में सी रूट दरियाफ़त करते हैं। और जो पुर्तगाल का होते हैं वास्को दा गामा, वो पुर्तगाल से अटलांटिक ओशन से नीचे से क्रॉस करके इंडियन ओशन से कहाँ आ जाते हैं, इंडिया में आ जाते हैं। और वास्को दा गामा फिर से यूरोप का होते हैं, पुर्तगाल का, वो क्या करता है, इंडिया में समुद्री रास्ते दरियाफ़त करता है, मतलब डिस्कवर करते हैं 16वीं सदी में। अब देखो, ये रास्ते ये ऐसे ही बकवास में नहीं बनाते हैं, इन यूरोपियंस के पीछे बहुत ज़्यादा मकसद था। जिस तरीके से अमेरिका में जो रास्ता बनाया, बाद में अमेरिका पे कब्ज़ा किया, और जिस तरीके से इंडिया में वास्को दा गामा ने जो सी रूट दरियाफ़त किया, बाद में इसी समंदरी रास्ते से अंग्रेज़ आकर हिंदुस्तान में तिजारत के बहाने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हिंदुस्तान में किया। हेल्प इट इन ट्रेड एंड सेटिंग अप ऑफ कॉलोनीज। अब इन रास्तों से, फॉर एग्जांपल, जो वास्को दा गामा ने जो समंदरी रास्ते इंडिया में, यूरोप टू इंडिया बनाया, तो उसी रास्ते से ब्रिटिशर और फ्रेंच और पुर्तगीज़ आकर हिंदुस्तान में हुकूमत किया 200, 250, 300 साल, ठीक है। तो वो रास्ता बेकार नहीं था, वो रास्ता एक नक्शा था पीछे से आने वाले जो ब्रिटिश राज और पुर्तगीज़ और फ्रेंच वाले थे, जिन्होंने हिंदुस्तान को एक्सप्लॉइट करके चला गया। और अमेरिका में जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने, जो फिर से इटली का था, वो भी यूरोपियन था, इसने भी अमेरिका में जब रास्ता इख्तियार किया, समुद्री रास्ता बनाया, तो वो भी बकवास का नहीं था। उस रास्ते और उस नक्शे के मुताबिक बाद में यूरोपियंस उसी रास्ते से जाकर अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया। तो इसी रास्ते ने इनको मदद किया कि ट्रेड एंड सेटिंग अप ऑफ कॉलोनीज़। इसी रास्ते से इंडिया में भी आया, इंडिया में मतलब एशिया में भी आया, और इसी रास्ते से अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भी चला गया। और वहाँ पे जाकर इन्होंने समंदरी रास्ते की मदद से बहुत ज़्यादा कॉलोनियलिज्म और तिजारती जो मतलब हट्स था, जो तिजारती बिल्डिंग्स था, वो एशिया और अमेरिका में तैयार किया यूरोपियंस ने, ठीक है। अमेरिका में अब क्या था, वास्ट इन मिनरल्स एंड फूड क्रॉप। अमेरिका में बहुत ज़्यादा मिनरल्स हुआ करता था उस टाइम पे, और खाने पीने के क्रॉप्स भी बहुत ज़्यादा पाए जाते थे। फूड एंड मिनरल्स फ्रॉम अमेरिका टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेड लाइव्स ऑफ द पीपल। अब अमेरिका का जो फूड है, खाना है, और जो इसका मिनरल्स हैं, वो अमेरिका से दुनिया के दूसरे वर्ल्ड के पार्ट्स में ट्रैवल होता था। अब जो अमेरिका में जो फसल है, अमेरिका में जो क्रॉप्स हैं, अमेरिका में इतना ज़्यादा हुआ करता था कि वो सब कुछ ट्रैवल होकर दुनिया के बाकी कॉन्टिनेंट्स में जाते थे, और उनको जो है वो खाने की जो मतलब कमियां हैं, जो डिफिशेंसीज है, वो पूरा होते थे। सारा खाना जो है उस टाइम पे, मिनरल्स और खाना जो है अमेरिका से ही ट्रैवल होकर दूसरे कॉन्टिनेंट में जाते थे, जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म होते थे। लेकिन मिड 16th सेंचुरी में क्या होता है, पुर्तगीज़ एंड स्पेनिश स्टार्टेड कॉलोनाइजिंग। अब जो पुर्तगीज़ हैं, जो पुर्तगाल का रहने वाला है, उसको हम कहेंगे पुर्तगीज़, ठीक है। और जो स्पेनिश हैं, जो स्पेन का रहने वाला है, उसको हम कहेंगे स्पेनिश। दोनों यूरोप का हैं। ये दोनों, इन दोनों ने अमेरिका को कॉलोनाइज करना शुरू किया। कॉलोनाइज करने का मतलब क्या है, अमेरिका के ऊपर कब्ज़ा करना शुरू किया। जो पुर्तगाल और स्पेन है, इन दोनों ने समुद्री रास्ते की मदद से अमेरिका के ऊपर राज करना शुरू किया। लेकिन कैसे राज किया और कैसे हमला किया अमेरिका के ऊपर पुर्तगाल और स्पेनिश ने? नॉट विद द हेल्प ऑफ आर्म्स बट विद द हेल्प ऑफ डिजीज़।
अमेरिका के ऊपर जब पुर्तगाल और स्पेनिश ने जब हमला किया तो हथियार की मदद से नहीं किया, बल्कि बीमारी की मदद से किया। एक बीमारी था जो यूरोप में फैला हुआ था, उस बीमारी का नाम था स्मॉल पॉक्स। जो स्मॉल पॉक्स बीमारी था, अमेरिका के लोग उस बीमारी से आशिना नहीं थे। जो यूरोपियंस थे उनको भी स्मॉल पॉक्स था, लेकिन उनका अपने हिसाब से इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से स्मॉल पॉक्स ने उसको उन यूरोपियंस को ज़्यादा नुकसान नहीं दिया। लेकिन यही बीमारी लेकर कुछ ट्रैवलर और कुछ लोग, कुछ ट्रेडर्स की शक्ल में यूरोप के स्पेन और पुर्तगीज से कहाँ चला गया, अमेरिका चला गया, जिसकी वजह से स्मॉल पॉक्स सारे अमेरिकन पीपल्स को लग गए। जब एक बार अमेरिकन्स को बीमारी सही तरीके से लगा, तब इसी का फ़ायदा उठाते हुए स्पेन और पुर्तगीज़ के लोगों ने अमेरिका के ऊपर अपना कॉलोनियलिज्म जमाया। यूरोप हैड बीन एक्सपोज्ड टू स्मॉल पॉक्स बट दे हैड वेल इम्यूनिटी सिस्टम। यूरोपियंस को भी स्मॉल पॉक्स वाला बीमारी था, लेकिन उनका इम्यूनिटी सिस्टम, उनका जो ऑर्गन्स हैं, उनका जो खाना है, फूड सिस्टम है, वो इस बीमारी को सूटेबल था, वो इस बीमारी को ख़त्म करता था, वो इस बीमारी को स्ट्रगल करने में कामयाब हुआ। लेकिन अमेरिकन्स को इस बीमारी के बारे में उतना नॉलेज नहीं है। अचानक से कुछ पुर्तगीज़ और कुछ स्पेनिश वाले ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स ने अमेरिका में जाकर बीमारी फैला के आया, तो अमेरिकन्स बेचारों को पता नहीं था कि ये बीमारी ऐसे हैं ज़रे। तो सारे अमेरिकन्स को जब बीमारी एक बार सही से लगा, तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए स्पेन और किसने, पुर्तगाल वालों ने अमेरिका के ऊपर कॉलोनियलिज्म किया। बट अमेरिकन हैड नो इम्यूनिटी फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। अमेरिकन के पास कोई भी इलाज स्मॉल पॉक्स का नहीं था, इसीलिए सारे अमेरिकन को बीमारी लग गए। डिजीज़ वाइप इट आउट होल कम्युनिटी इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ अमेरिका। इस बीमारी ने, जो स्मॉल पॉक्स था, जिसको यूरोपियंस ने ला कर अमेरिका में फैलाया, उस बीमारी ने अमेरिका के बहुत मखसूस ज़बरदस्त जो इम्पोर्टेंट जो जगह होते हैं, उनमें से सारे लोगों को बीमार बना दिया। दस लाइक दिस यूरोपियन कैप्चर्ड अमेरिका विदाउट यूजिंग आर्म्स। इसी तरीके से यूरोपियंस ने अमेरिका के ऊपर अपना कॉलोनियलिज्म जमाया, अपना जो राज है वो बनाया, बिना किसी आर्म्स के। आर्म्स मतलब हथियार के इस्तेमाल के बावजूद। टिल 19th century यूरोप was suffering from poverty, disease, religious conflict। 19वीं सदी तक, अब हम यूरोप ख़ुद की बात करें तो यूरोप के कंटिनेंट में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां था। जैसे इसमें गरीबी था, बीमारी था, मजहबी, आपस में जो मजहबी लोग थे इनके बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट थे। कब तक? 19th century तक। टिल 18th century इंडिया एंड चाइना वाज रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। 18वीं सदी तक अगर हम हिंदुस्तान और चाइना की बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बिजनेस में, पैसे में, इकोनॉमी में दुनिया में रिचेस्ट कंट्री था 18वीं सदी तक। मतलब ये अमीर कंट्रीज़ में और जहाँ पे बिजनेस और तिजारत होते हैं इनमें गिना जाता था। कितने सेंचुरी तक? 18th century तक, हिंदुस्तान और चाइना। चाइना restricted trade overseas contact and went in isolation। लेकिन बाद में क्या किया, चाइना ने सारे तिजारती कॉन्टैक्ट्स जो ओवरसीज़ मतलब जो समंदर से बाकी कंट्रीज़ और चाइना के बीच में जो तिजारत होता था उसको चाइना ने बंद कर दिया और चाइना आइसोलेट होने लगा। आइसोलेट का मतलब ये है कि अलग अलग रहना, ठीक है। 18वीं सदी तक चाइना और इंडिया काफ़ी अमीर था, लेकिन इसके बाद कहते हैं कि चाइना ने ख़ुद को रिस्ट्रिक्ट किया, चाइना ने ख़ुद को पाबंद किया। चाइना ने आज तक जो समंदरी रास्तों से जो तिजारत चलते थे, ठीक है, ये सारे तिजारत बंद किया और ख़ुद को आइसोलेट करना शुरू किया, अलग करना शुरू किया। चाइना रोल रिड्यूस्ड इन वर्ल्ड ट्रेड। इसीलिए चाइना का जो दुनिया में, जो दुनिया की तिजारत में, बिज़नेस में जो रोल था वो रिड्यूस हो गया, वो कम हो गया, क्योंकि इसने अपने हाथों से क्या किया, ख़ुद को आइसोलेट किया, अलग किया और दुनिया के साथ जो तिजारती रास्ते और तिजारती जो समुद्री रास्ते थे उन सब को बंद किया और ख़ुद को अलग किया। नहीं तो इससे पहले चाइना जो है काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड में रिचेस्ट कंट्री था, लेकिन चाइना ने ख़ुद बाइकआउट करके दुनिया से तिजारत करना बंद किया और चाइना आइसोलेट हो गया, जिसकी वजह से पहले चाइना को हमने कहा था सिल्क रूट के टाइम पे भी ये दुनिया का मरकज़ हुआ करता था तिजारत का, लेकिन अब चाइना का तिजारत कम हुआ। अमेरिकाज़ इम्पोर्टेंस वाज राइजिंग। इसीलिए अमेरिका का इम्पोर्टेंस जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा।
ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे एक चीज़ है, छोटा सा, हम वो देखेंगे, फिर इसके बाद हम बाकी कल से देखेंगे। इसके बाद और एक सदी शुरू हो जाती है, द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में। 1815 से लेकर 1914 तक हमें यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। 1815 वो ईयर हैं, आपको अगर याद होगा 9th हिस्ट्री में हमने पढ़ा है, 1815 वो ईयर हैं जिस दिन कंजर्वेटिविज़म और जो मतलब उनके बीच में जंग हुआ था। मतलब नेपोलियन बोनापार्ट को 1815 में हराया था किसने? ऑस्ट्रिया, प्रशिया और रशिया, इन 3 कंजर्वेटिव कंट्रीज़ ने बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 में क्या किया था? नेपोलियन बोनापार्ट को हराया था फ्रांस में। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है। और 1914 भी आपको याद रखना है, 1914 में तो फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो जाते हैं। ठीक है, 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू होता है जहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट को हराता है 3 कंजर्वेटिव कंट्रीज़। नेपोलियन बोनापार्ट जब फ्रांस का मोनार्क होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, 3 कंजर्वेटिव कंट्रीज़ ऑस्ट्रिया, प्रशिया एंड रशिया, ये तीनों मिलकर बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्ट को क्या करता है? हराता है। तो 1914 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस दिन जो है, इस साल जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 19th सेंचुरी में क्या होता है? 1815 से लेकर 1914 तक क्या हुआ? There were lot of changes in 19th century in social, political, economic and technology. अब अगर हम पूरी दुनिया की बात करेंगे तो बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलता है 19वीं सदी में। ठीक है, समाजी चेंजेस, सियासी चेंजेस, इक़्तिसादी चेंजेस, टेक्निकल चेंजेस। इसी टाइम पर जो 19th सेंचुरी है, इसी टाइम पर क्या होता है? इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई करते हैं। इकोनॉमिस्ट उस इंसान को कहते हैं जिसको दुनिया के इकोनॉमी के बारे में पता होता है, कब खसारे में जाने वाला है, कब दुनिया फ़ायदे में जाने वाला है, कौन सा कंट्री तरक्की करेगा, कौन सा कंट्री तरक्की नहीं करेगा, किसको क्या करना चाहिए, कितने खर्चा करना चाहिए। तो इकोनॉमिस्ट के हिसाब से दुनिया में 3 चीज़ आइडेंटिफाई किया है इकोनॉमिस्ट ने। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ फ्लोस विद इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि दुनिया में 19वीं सदी के किस टाइम पर, 1815 से लेकर 1914 तक, लगभग इन 100 सालों में, 1814 ही बता दो आप, 1814 से 1914 तक इन 100 सालों में क्या हुआ? इस 100 साल में इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई करते हैं कि इस 100 साल में 3 चीज़ जो है तेज़ी से बढ़ गया। इस 100 साल में कौन से 3 चीज़ बढ़ गया इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज में? वो 3 चीज़ क्या है? सबसे पहला फ्लो ऑफ ट्रेड, एग्जाम्पल क्लोथ्स और वीट। सबसे पहले तिजारत इस 100 साल में 1815 से 1914 तक तिजारत बहुत ज़्यादा हुआ दुनिया में, बहुत ही ज़्यादा हुआ एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, जहाँ पे आपका तिजारत में क्लोथ्स आते हैं, क्लोथिंग एक्सचेंज हुआ फ्रॉम हियर टू देयर, वन कंट्री टू अनदर। और वीट मतलब जो एग्रीकल्चर और खाने पीने की चीज़ें हैं, वो इस 100 साल में ज़्यादा दुनिया में ट्रेडिंग इसका बहुत हुआ। ठीक है, तो इकोनॉमिस्ट के हिसाब से 3 चीज़ क्या है? सबसे पहला है फ्लो ऑफ ट्रेड। फ्लो मतलब चलना, दुनिया में फ्लोरिश होना, दुनिया में फैलना, दुनिया में एक्सचेंज होना, दुनिया में तिजारत होना। किसका? ट्रेड का, तिजारत का। ख़ास तौर पर 2 फील्ड में, एक तो क्लोथ मतलब जो भी कपड़े पहनने की चीज़ें हैं सब आते हैं इसमें। ठीक है, उसका तिजारत दुनिया में ज़्यादा हुआ, वन कंट्री टू अनदर। दूसरा वीट का मतलब सिर्फ वीट नहीं है, बल्कि एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका एक्सचेंज और उनका ट्रेडिंग दुनिया में तेज़ हुआ 1815 से 1914 तक। दूसरा फ्लो ऑफ लेबर। अब जो लेबर हैं वो आज तक जो मतलब इतना नहीं चलता था एक से दूसरे कंट्री में मूवमेंट ऑफ लेबर, इस 100 साल में 1815 से 19 इस तक का 14 तक फ्लो ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा हुआ, जहाँ पे आपका जिसको हम कहते हैं माइग्रेशन ऑफ पीपल, लोग एक से दूसरे कंट्री में, दूसरे से तीसरे कंट्री में माइग्रेट होना शुरू हुआ। तो ये इकोनॉमिस्ट के हिसाब से दूसरा फ्लो है। तीसरा फ्लो ऑफ कैपिटल, पैसे जो है वो फ्लो होना शुरू हुआ, दौलत, बिजनेस। ठीक है, लोग कमाने लगे, लोगों को पैसे आने लगे, लोग पैसे देने लगे, इन्वेस्ट करने लगे ताकि कुछ कमाएं, कुछ आएँ। इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग डिस्टेंस। आज से पहले मतलब 1815 से पहले लोग सही से इन्वेस्टमेंट, सही से बिजनेस, सही से खुलकर
ओपनली कंपटीशन नहीं करते थे मार्केट में, लेकिन 1815 और 1914 के बीच में लोग जो है सही से बिज़नेस करने लगे, इन्वेस्टमेंट करने लगे। इन्वेस्टमेंट उसको कहते हैं जहाँ पे आप किसी कारखाने में, किसी कंपनी में, किसी बिज़नेस में आप कुछ खर्चे करते हो ताकि उसमें से आपको कुछ फ़ायदा आ जाए। आप कोई दुकान लगाते हो, उसको खर्चा नहीं, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं, क्योंकि उस दुकान से आपको कुछ फ़ायदा आने वाला है। तो फ्लो ऑफ कैपिटल हुआ जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट होता है, और लॉन्ग डिस्टेंस मतलब दुनिया के लंबे लंबे मतलब जो कंट्री होते हैं, दूर दराज कंट्रीज़, उनमें क्या होते थे आज तक जो सही से इन्वेस्टमेंट और बिज़नेस नहीं होता था, आज के बाद मतलब 1815 से 1914 तक इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो 3 चीज़ें आपको याद रखना है। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक किस सदी में, इस चीज़ में मतलब जो 19th सेंचुरी है, जहाँ पे पार्टिकुलरली डेट है 1815 से 1914 तक, 3 चीज़ इकोनॉमिस्ट के हिसाब से फेल किया इस सदी में। सबसे पहला चीज़ ये था कि फ्लो ऑफ ट्रेड, तिजारत फेल गया, क्लॉथ और वीट का, एग्रीकल्चर का। दूसरा फ्लो ऑफ लेबर, लोग माइग्रेट करके एक से दूसरे जगह जाने लगे। तीसरा फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्लो ऑफ कैपिटल में आप लोग खर्चे करने लगे, लोग इन्वेस्टमेंट करने लगे, और लॉन्ग डिस्टेंस दूर दराज इलाक़ों में जाकर लोग तिजारत और कंपनियां खोलने लगे, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह चलने लगा। तो आज हम यहीं पे रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट हम इस वीडियो के 3rd पार्ट में।